चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में और हुकूमत आने के बाद भी हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं और तमाम काम नेक नियती और इस्लामी उसूलों और शरीयत के एन मुताबिक करने के ख़्वाह थे और इसी का दर्स अपनी कौम को भी दिया करते थे। लेकिन उनके अपने कारनामे और राज जो अब तक अफशा हुए हैं, इससे मालूम होता है कि उनका कोई भी ऐसा काम नहीं जो कानूनी हो, इस्लामी तालीमात का आकाश हो। उनके बारे में ये तो बहुत पहले मशहूर था कि वो प्ले बॉय थे, जैसे अब उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। इमरान खान सियासत में दाखिल हुए और हुक्मरान बन गए, लेकिन उनका मिजाज प्ले बॉय जैसा ही रहा। उन्होंने मुल्की मामलात को प्ले बॉय पर्सनालिटी की तरह से डील किया। जब दिल किया किसी मामूली साइफर को बैरूनी साजिश से ताबीर कर दिया, जब दिल किया अपने नहायत करीब रहने वालों को गद्दार करार दे दिया, जिसने इख्तलाफ किया उसे पार्टी से निकाल बाहर किया। मुबैना नाजेबा कॉल्स के बाद अब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ निकाह के हवाले से भी एक तनाज़े ने जन्म लिया है। ये तनाज़ा इससे कबल 2018 में भी पैदा हुआ था, लेकिन तब इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी थी। लेकिन अब की बार खुद इमरान खान के निकाह खान और पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा रहने वाले मुफ्ती सईद ने इस हवाले से चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं। अब की बार ये इंकशाफ सामने आया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह एक बार नहीं 2 बार हुआ है, क्योंकि उनका पहले निकाह इसलिए फासिद था क्योंकि बुशरा बीबी उस वक्त अयाम इद्दत में थी और इसके बावजूद भी उनका इमरान खान के साथ निकाह पढ़वा दिया गया। इसकी तस्दीक खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हाल ही में निजी न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम में की और बताया कि इन दोनों का निकाह खातून की इद्दत की होने के बायस फासिद हो गया था, इसलिए दीगर उलमाए दीन से मुशावरत के बाद दोनों का दोबारा निकाह पढ़वाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि निकाह हकायक पर मबनी नहीं है और जो कुछ तुम्हें बताया गया ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसके बाद कुछ मजीद अफराद ने भी इन बातों की तस्दीक की। आलम दीन से मुशावरत के बाद शरीयत के मुताबिक कुछ मुद्दत गुजरने के बाद निकाह दोबारा पढ़वाए जाने का फैसला किया गया। आज इन खबरों की तस्दीक भी हो रही है। 1 जनवरी 2018 का वाक़या है। उस वक्त 6 जनवरी को तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने स्टोरी दी, लेकिन उसको धमकी दी गई इस मामले के ऊपर, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। लेकिन आज खुद इस बात की तस्दीक हो रही है। तो इमरान खान साहब जो रियासत मदीना के दावेदार रहे, क्या उनको इस्लामी तालीमात से नाबल थे, उनको इल्म नहीं था? अगर था तो फिर ये उजलत का मुजाहरा क्यों किया गया? और खातून अव्वल से मुतालिक हम यही सुनते रहे हैं कि वो बड़ी दीनदार है, क्या उनको भी इतना बुनियादी नुक्ता नहीं पता था? सवाल तो पाकिस्तान आजकल जिस दलदल में फंसा हुआ है और मजीद फंसता चला जा रहा है, ये कोई एकदम होने वाला हादसा नहीं बल्कि बरसों की कशमकश का नतीजा है, जिसके जिम्मेदार माजी के अरबाब इख्तियार और मौजूदा हुक्मरान भी बराबर के हैं। पाकिस्तानी मईशत को तवील अरसे से सियासी बहरान जैसे चैलेंजेस का सामना है, जबकि हर गुजरता दिन डिफॉल्ट की एक नई अफवाह लेकर आता है। लेकिन ना तो हमारे सियासतदान इससे कोई सबक हासिल कर रहे हैं और ना ही पॉलिसी बनाने वाले। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के नवे जायजा वफ्द के दौरे की तारीखों के बारे में ताहाल कुछ फाइनल नहीं हो सका है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज हैंगिंग इन द एयर। इस दौरान पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर सिर्फ $4 अरब रह गए और इस दौरान $50 करोड़ की अदायगी भी फौरी करना है। जो चीनी कमर्शियल बैंक्स को अगर ये $50 मिलियन की अदायगी होती है तो वो $4 अरब जो हमारे रिजर्व हैं शायद इससे भी कम की सतह पर आ जाएंगे, जो मुश्किल 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी होंगे। इस दौरान IMF के साथ जहाँ अनसर्टेनिटी है, मामला क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, तो बहुत सारी रूमर्स हैं कि शायद वफाकी हुकूमत को आम इंतखाबात से कबल मकबूलियत में कमी का अंदेशा है, क्योंकि अगर IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो सख्त यानी कड़वी गोली खानी पड़ेगी और अल्टीमेटली नज़ला अवाम पर गिरेगा और अवाम फिर ये नज़ला बैलेट के अंदर निकालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर आज एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन की तरफ से एक फैसला किया गया है, जिसमें कहा है कि डॉलर पर आयद कैप को हम हटा देंगे। जो कैप आयद किया गया था वो नुकसान में था, खसारे में था, अब हम फिक्स करने जा रहे हैं ओपन मार्केट डॉलर प्राइस। इस हवाले से मलिक बूस्तान साहब क्या फरमाते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मुफाद में, हुकूमत के मुफाद में, रुपये के मुफाद में, लो हमारे लिए नेगेटिव साबित हुआ है। तो अब हम इसको जो है पूरी सिचुएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको हटा देंगे और पहले स्टेट बैंक से तमाम जो फोर्सेज का मुकाबला करना है ब्लैक मार्केट का, वो उनको बताना है। इससे क्या मुल्क को फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन फायदा ज्यादा है, क्योंकि जब डॉलर को मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। जब ब्लैक मार्केट खत्म होगी तो आस्ता आस्ता रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब ओपन मार्केट में डॉलर रेट को ₹253 पर फिक्स करने का फैसला किया। अब इससे इकोनॉमिक डोमेन में क्या फवायद हासिल होंगे, इस पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने मलिक बूस्तान साहब का ये स्टेटमेंट सुना, जिसमें वो ये कहते हैं कि डॉलर जो एक्सचेंज रेट के ऊपर आयद कैप था उसको हटाने का फैसला किया गया है। इसको हटाने से क्या मुआशी फवायद हासिल होंगे? मैं जी, मैंने बूस्तान साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना है, लेकिन जो एक प्राइम डिमांड जो रही है IMF के हवाले से, उसका हमेशा से ये कहना रहा है कि लेट द मार्केट डिटरमिन द रेट।
कि मार्केट में जो फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो तयन करें कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए आपस के अंदर। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि 8 बिलियन इंसानियत जो बसती है इस दुनिया में, उसमें से किसी को भी ये पता नहीं है कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए। किसी वज़ीर ख़ज़ाना को, किसी सेंट्रल बैंक को ये पता नहीं है कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए। सिर्फ एक एंटिटी ऐसी है जिसको ये मालूम है कि वो रुपए और डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए, और उस एंटिटी का नाम है मार्केट। तो मार्केट को इजाज़त देनी चाहिए। अगर आप मार्केट को इजाज़त नहीं देते तो फिर वो हाल होता है जो हमने देखा कि एलसीज रुकने लगती हैं, किल्लत शुरू हो जाती है, पेट्रोल की किल्लत शुरू हो जाएगी, खुराक की कीमतों की किल्लत शुरू तो हो जाएगी। श्रीलंका में हमने देखा कि इसके नतीजे में लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ है वो ये है कि अगर कोई इंसान, कोई वजारत खजाना, कोई सेंट्रल बैंक ये कोशिश करे कि वो तयन करे कि उसके रुपए या उसकी करेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक, मुनासिब बात है जो आप कर रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करना चाहिए कि डॉलर की प्राइस क्या होगी, लेकिन हमारे केस में ये किस कदर प्रैक्टिकल है, ये मेरा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मलिक बोस्तान साहब का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो प्लीज दोबारा प्ले कीजिएगा, जिसमें वो जो फिक्स करने का मुतालबा कर रहे हैं वो रेट कहां पर है और उसका क्या जवाब पेश करेगा। प्लीज आप प्ले कर सके प्रोड्यूसर साहब। मौजूदा सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मुफाद में, हुकूमत के मुफाद में, रुपये के मुफाद में, लो हमारे लिए नेगेटिव साबित हुआ है। तो अब हम इसको जो है पूरी सिचुएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको हटा देंगे और पहले स्टेट बैंक से तमाम जो फोर्सेज का मुकाबला करना है ब्लैक मार्केट का, वो हमको बताना है। इससे क्या मुल्क को फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन फायदा ज़्यादा है, क्योंकि जब डॉलर को मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। जब ब्लैक मार्केट खत्म होगी तो आस्ता आस्ता रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो दलील डॉक्टर साहब वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉलर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनकी हौसला शिकनी होगी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी तो अबंडेंस हो जाएगी। लेकिन ये फैसला, ये आइसोलेशन में मलिक बोस्तान साहब या एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान ये कर सकते हैं, या आपको लगता है इस पे स्टेट बैंक को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, वजारत खजाना से खासतौर पे इसहाक डार साहब को कन्विंस करना पड़ेगा, या हो जाएगा ये खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा? देखिए, आई मेंटेन माय स्टेटस के ये मलिक बोस्तान साहब को, ये पाकिस्तान की एक्सचेंज जो एसोसिएशन है, उनको नहीं पता कि ये रेट क्या होना चाहिए। ये रेट मार्केट ने डिटरमिन करना। एक चीज और ध्यान में रखिए कि मलिक बोस्तान साहब जिस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं वो ओपन मार्केट, उसको हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं। ओपन मार्केट का जो पूरा का पूरा साइज है वो कहीं 25-30 मिलियन डॉलर से रोजाना से ज्यादा का साइज नहीं है। जो असल मार्केट है वो इंटरबैंक की मार्केट है, और वहां पे तकरीबन 450 मिलियन डॉलर का रोजाना का कारोबार होता है। तो बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट है। असल खेल जो है वो इंटरबैंक मार्केट में होता है। वहां पे एक्सपोर्टर्स हैं, वहां पे इंपोर्टर्स हैं, वहां पे रेमिटेंसेस के पैसे आते हैं, और वो सारी मार्केट फोर्सेस हैं जो तयन करती हैं। वहां पे हमने रोक दिया था। वहां पे हमने मसनूई तरीके से, वजारत खजाना ने कहा कर लें या स्टेट बैंक ने मसनूई तरीके लगा के वहां पे एक कैप लगा दिया था, और उसके नतीजे में अगर मुझसे पूछें तो पिछले 5 महीनों में सिर्फ उस पॉलिसी के नतीजे में लगभग 15 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो डॉक्टर साहब, इस पे डार साहब जब आए तो उन्होंने कहा बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखेंगे, हम बैंकों पर भी शिकंजा सख्त करेंगे, वो लोग जो ब्लैक मार्केटिंग, बल्कि ये कहा गया कि अब जालिमो डार आ रहा है। तो क्या समझा जाए कि वो डार साहब उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाए? देखिए, ये इक़दामात हुकूमत को, स्टेट बैंक को लाजमत लेने चाहिए कि इसमें सट्टाबाज ना घुसाएं और सट्टाबाजी के चक्कर में हम पाकिस्तान का कहीं नुकसान ना कर बैठे। लेकिन जो ओपन मार्केट का रेट, जो फोर्सेस का रेट है, जो डिमांड एंड सप्लाई ने तयन करना है, उसमें से हमने सिर्फ सट्टाबाजों को निकालना है। बाकी रेट जो है वो मार्केट को तयन करने का इख्तियार अगर देंगे तो वो मुल्क के फायदे में होगा। अभी अगर रेट बहुत तेजी से रुपए का गिरता है, जो कि ओपन मार्केट के मुताबिक जाता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक महंगाई की नई लहर सामने आएगी। लेकिन उसको मसनूई तरीके से रोका नहीं जा सकता। देखिए, बड़े बड़े बैंक जो हैं, 1980s में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कोशिश की थी, जो शायद आज स्टेट बैंक कर रहा है कोशिश, और वहां पे उसको भी हार हुई थी।
वहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड को कोई 20-25 साल पहले आप सोचिए कोई 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था अपनी इस जिद की बुनियाद के ऊपर।